जो सेसिलिया है वो एरन से पूछती है, क्या एलेक्स एक डेमन समनर है क्या? तो एरन वो बोलता है कि नहीं, अगर ये डेमन समनर होता तो जो रियल डेमन अपेयर होता वो इतना बेकार होता कि उसे देख कर के तुम्हें उल्टी करने का मन वो करता। बस तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, इस चीज़ के अंदर तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ। तो पीछे की ओर से जो सेलेसिया वो बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारा विश्वास करूँ ही क्यों? तो एरन बोलता है, मैं स्टील गार्ड का लॉर्ड हूँ, जो भी मेरे डोमेन के अंदर होता है उस चीज़ की जवाबदारी मेरी है, तो ये मेरी ड्यूटी है इसे निभाना। अब इस प्रकार की रिप्लाई का जो सेलिसिया है वो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं कर रही थी, तो एक बार सरप्राइज़ हो जाती है कि ये क्या रीज़न हुआ। और इधर हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि पिटाई के बाद में बुरी तरह से खाँस रहा होता है और एरॉन को कंटिन्यूअसली गालियाँ निकाल रहा होता है। अब एरॉन को यहाँ पे एक बात समझ में वो नहीं आती, जो अजेन है यानी कि जो सेलिसिया के फादर हैं, उसके जैसे-जैसे बच्चे मरते जाएँगे तो जो सेलिसिया है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्गर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वो होती जाएगी। जब उसके इतने ही बच्चे मर गए और उसकी किसी प्रकार का कोई भी इमोशन है वो डाउन नहीं हुआ, तो अगर एक और जो बच्चा है वो मर जाएगा तो इस बात से उसे कोई भी फ़र्क वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड है। लेकिन ये जो चीज़ है कि एलेक्स यहाँ पे मर जाए, तो यहाँ पे अंडालुइसिया उसके लिए नेगेटिव बात है वो होनी चाहिए। फिर आखिर ये एलेक्स को क्यों मारना चाहता है? और इसके साथ जो सेलिसिया है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगी और उसके पास कोई भी बच्चे वो नहीं बचेंगे मरने के लिए। तो वो कभी भी सेलिसिया की जो फादर है उसके सोल और बॉडी के ऊपर कब्ज़ा है वो नहीं कर पाएगा। तभी जो एरोन है उसके दिमाग की बत्ती वो क्लिक होती है कि अगर एलेक्स है वो मार जाता है, तो सेलिसिया अगले रिलम में ब्रेक थ्रू वो कर लेगी, जिससे कि उसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो बास्टर्ड ये देख कर के चुप है वो नहीं बैठेंगे और यहाँ पे सप्रेस करने के लिए आएँगे। जो भी लेजेंडरी रैंक या एयर सर्किल अवेकन कर लेता है, उन सभी को सप्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो कि साइलेंट नहीं बैठेंगे और सेलिसिया को भी एलिमिनेट करने या मारने के लिए बिल्कुल आएँगे। शायद यही रणनीति यहाँ पे अंडालुसिया ने सोची होगी और इन्हीं सभी बातों को वो एलेक्स के सामने रिवील वो कर रहा होता है कि अगर एक बार जो सेलिसिया वो मर जाएगी, तो उसका फादर कंप्लीटली एकदम सैडनेस में डूब जाएगा, क्योंकि अपनी जो पूरी लाइफ उसने जिस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट की थी, उसकी डॉटर अगर वही मर जाएगी तो उसके पास कोई भी होप है वो नहीं बचेगी। इसका मतलब तुम जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बारे में पहले से जानते हो। अब यहाँ पे जो अंडालूस है वो समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं गिरेगी, तो वो किसी प्रकार की जो पावर है उसे समन वो करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए एक बहुत सारी बड़ी जो एनर्जी की बॉल है उसे समन करता है और खुद उस बॉल के अंदर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, फायरवेल अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम अपनी स्किल का यूज़ करते हुए कैसे मुझे दूसरी यूनिवर्स के अंदर ढूँढते हो। क्या तुम्हारी स्किल इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो मुझे दूसरे यूनिवर्स के अंदर भी पकड़ सके? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे फ़ॉलो करके दिखाओ। अब ये सुनने के बाद में जो एरोन है उसके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। एरोन इसका इस कॉन्टिनेंट के ऊपर या इस वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी पीछा कर सकता है, लेकिन अभी तक वो डायमेंशनल ट्रैवल है वो नहीं कर सकता। तो अगर ये किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर चला गया तो एरोन के लिए इसे कैप्चर करना इम्पॉसिबल है वो हो जाएगा। तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे मेरे पास एकमात्र ऑप्शन बचा है उसे यूज़ करना होगा और वो अपनी रिंग के अंदर से अपनी जो स्पिरिट है उसे समन करने के बारे में सोचता है, क्योंकि एक स्पिरिट से दूसरी स्पिरिट के सामना वो कर सकती है और वो रिंग से अपनी स्पिरिट यूनाटे को समन करते हुए बोलती है कि इसकी सोल को डाइवोर वो कर जाओ। और यूनाटे की सोल है वो बोलती है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट वो नहीं हो रहे क्या इतनी कम पावर के साथ में। और ड्रैगन और साथ में यूनाटे की जो सोल है वो मिल करके यहाँ पे जो अंडोलेशिया होती है उसकी सोल को डाइवोर है वो करने लगती है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी सोल की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी समय तक रजिस्टर वो नहीं कर पाता और सारी सोल डाइवर होने के बाद में वो एंडालुसिया की सोल को लेकर के भी उस रिंग के अंदर आ जाता है और एरन बोलता है, इसे एक प्रॉपर लेसन है वो तुम सिखाना। और अंदर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ वो आती है और पीछे की ओर से जो सेसिलिया है वो बोलती है कि आखिर अभी क्या हुआ? क्या जो एलेक्स है उसके साथ कुछ डिफरेंट हो गया? क्या कहीं वो मरा तो नहीं है? तो एरन है वो बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, जो एलेक्स है वो बिल्कुल ही सेफ है। मैं ये बात मेक श्योर करूँगा कि वो एकदम हेल्थी होकर के दोबारा वापस लौटे। तभी जो सेसिलिया है वो बोलती है, एरन मैं तुमसे एक बात तो पूछना चाहती हूँ। अभी उस व्यक्ति ने जो बात बताई क्या वो सारी सच थी? मेरे सभी भाई-बहनों को मारा जाना और मेरे को पावर मिलना, क्या ये बात सच है? तो एरन मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसे आधा झूठ आधा सच बताऊंगा तो वो चीज़ यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगी। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो उसे सच बताएगा और वो बता भी देता है कि जो डेमन है वो कभी भी अपने कॉन्टेक्ट और टर्म्स के बारे में झूठे वो नहीं बोलते।
तो ये सुनने के बाद में जो सिसिलिया है वो बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुमसे एक फ़ेवर चाहती हूँ कि मुझे मार डालो। अब ये बात एरोन के लिए सरप्राइज़िंग होती है क्योंकि कोई पर्सन अपने आप को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ बोलता है। और सिसिलिया बोलती है कि यहाँ पे तुमने फ़ॉरबिडन स्पेल का यूज़ किया है जिससे कोई भी मुझे ट्रैक वो नहीं कर पाएगा। और अगर एक बार मैं यहाँ पे मारी गई तो कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि मैं कहाँ पे डिसअपीयर हो गई। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक फ़ादर कोशिश करेंगे एलेक्स को मारने की। अगर मैं मर जाती हूँ तो मुझे लगता है जो एलेक्स है वो ज़िंदा रहेगा। इसलिए प्लीज़ एरोन इस जो क्रिटिकल सर्किल है या जो बेकार सर्किल है उसे ख़त्म कर दो। तो जो एरोन है वो भी अपने हाथ में एनर्जी गैदर करते हुए बोलता है कि अगर तुम इसे इस प्रकार से रिसॉल्व करना चाहती हो तो चलो ये तुम्हारी मैं इच्छा को पूरी वो कर देता हूँ। और एरोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और फिर कुछ समय बाद में हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो अंडालूसिया होता है वो अपना सबक सीख चुका होता है और एरोन के सामने घुटने पे आकर बोलता है, मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मैंने अपने जो रियल मास्टर उसे नहीं पहचाना। आप तो काफ़ी ज़्यादा महामहिम हैं और मेरी तुलना आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो एरोन भी ये देख कर के बोलता है, लगता है जो तुम्हारी ट्रेनिंग है काफ़ी अच्छे से हुई है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इसकी पिटाई करने की बात ही कर रहा होता है। तो एरोन बोलता है हमारे पास समय है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं डायरेक्टली जो पॉइंट है उसके ऊपर आता हूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम सिर्फ उसका आंसर है वो देना। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तो एरोन ने पूछता है कि जो तुम्हारे और अजयन के बीच में बेट हुई थी, तो उस बेट के लिए तुम यही प्लान कर रहे थे ना कि तुम यहाँ पे एलेक्स को मारने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जो सेसिलिया है उसे ही मरवा दोगे। तो ये सुनने के बाद में वो रिप्लाई देता है कि हाँ बिल्कुल मैं यही प्लानिंग है वो कर रहा था। और वो एक क्रीपी और ईवल हंसते हुए बोलता है कि ये ब्रिलियंट आइडिया नहीं है क्या? उसने जिस प्लान को 40 साल तक बनाने के अंदर लगाया और एक धुएं की तरह वो एक ही पल के अंदर गायब हो जाएगा, तो वो अपना मानसिक संतुलन खोल देगा और जो अजय की सोल और बॉडी वो मेरी हो जाएगी कंप्लीटली। तो हम देखते हैं कि जो एरोन होता है उसके सिर में एक ठोला मारते हुए बोलता है कि वाकई में तुम तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो। तो एरन पूछता है कि तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बारे में पता कैसे चला? तो जो यहाँ पे एंडालूसिया है वो बोलता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटिंग जो चलता रहता है जो भी लेजेंडरी रहेंगे पीपल है उनसे, तो मुझे काफ़ी लंबे समय से पता है। तो एरन पूछता है कि आखिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहाँ पे छुप रहते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उनका जो रियल गोल है वो क्या है, क्या तुम उनमें से किसी को भी पर्सनली वो जानते हो? तो यहाँ पे जो एंडालूसिया है वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता क्या, वो तो अपनी केव के अंदर ही होंगे। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है क्योंकि उसने इस प्रकार से बोला होता है जैसे कि बड़ी नॉर्मल बात है, जबकि एरोन को इस चीज़ के बारे में जानने के लिए पूरा मेहनत कर दी होती है लेकिन कोई भी क्लू है वो नहीं मिला। तो एरोन पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तो यहाँ पे जो अंडालूसिया है वो क्लियर करते हुए बताता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सभी ड्रैगन्स है और वो अपनी केव के अंदर रहते हैं। तो एरोन बोलता है क्या तुम श्योर हो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे के सारे ड्रैगन हैं? तो अंडालूसिया वो बोलता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ है वो बोलूँगा ही क्यों। लेकिन यहाँ पे एरोन को एक बात है वो खल रही होती है कि ये चीज़ सेंस नहीं बना रही, यहाँ पे एक कड़ी है वो जुड़ नहीं रही क्योंकि जो आर्मर उस बंदे के पास था यानी जो 7 आई थे उन बंदों के पास में था वो इस डायमेंशन का नहीं था और ड्रैगन के पास इस प्रकार का आर्मर आया तो आया कहाँ से? ये बात सच है जो ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है 7 आई के जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हैं उनका सामना वो कर सकें। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लू है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी रिंग के अंदर से जो ड्रैगन होता है वो कुछ कहने की कोशिश वो करता है और वो बताता है कि जो इवल ड्रैगन है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इवल ड्रैगन को जिसने मारा था वो भी एक ड्रैगन ही था और उसने ये अज्यूम किया कि जो ड्रैगन था उसे मारने वाला वो बस थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब उसी टाइप का ड्रैगन नहीं था, कुछ चीज़ उसके अंदर मिस्टीरियस थी। और अभी जिस एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है शायद वही एडमिनिस्ट्रेटर है वो होना चाहिए। अब एरोन को ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने लगती है और एरोन सोचता है जब मैंने इवल ड्रैगन को डाइवोरो किया था तो मुझे उसके इमोशन के अंदर सबसे पहले जॉय खुशी मिली थी और उसके बाद में उसे धोखा और डीपली ह्यूमिलेशन है वो मिला था। आखिर इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है और इवल ड्रैगन को जिसने मारा क्या वो वाकई में एक एडमिनिस्ट्रेटर था? अब इन सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है हमें आगे चल कर के मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक कड़ी मिसिंग है, अगर वो एक कड़ी मिल गई तो एरोन इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ लेगा और एरोन ये सोचता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वाकई में ड्रैगन है तो वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आएंगे या ड्रैगन फॉर्म के अंदर आएंगे तो पक्का जो ओरिजिनल ड्रैगन होते हैं उनसे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहिए। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है टेंपल की ओर। हम देखते हैं कि एरोन एक रूम में एंटर करते हुए बोलता है क्या तुम उठ चुकी हो, क्या तुम्हें अच्छी नींद है वो आई?
और हम देखते हैं सामने की ओर जो सिसिलिया है वो अभी भी जिंदा होती है और काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस वो लग रही होती है। और वो पूछती है कि आखिर मैं अभी कहाँ हूँ? एरो ने वो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम अभी सेफ हो और जो तुम्हारा आर्मर ऑफ फार्मा है वो भी ऑलमोस्ट रिपेयर है, वो हो चुका है। तुम कल उसे पिक वो कर सकती हो। तो सेलेसिया है वो बोलती है क्या आर्मर ऑफ फार्मा वो इतनी इजीली हैंडल है वो नहीं किया जा सकता, उसे उसे तो जो बोने होते हैं सिर्फ वही हैंडल है वो कर सकते हैं। तो एरन वो बोलता है कि मैं तुमसे झूठे वो क्यों बोलूंगा, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैंने उसे रिपेयर वो कर दिया है। तो सेसिलिया वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, अगर ये तुम हो तो मैं तुम्हारे ऊपर 100% बिलीव वो करती हूँ। अब एरन हमें बताता है कि एक्चुअली उसने यहाँ पे जो सेसिलिया है उसकी मेमोरी को मैनिपुलेट है वो कर दिया है और उसने ये कहानी बिठाई होती है कि जो सेसिलिया है उसकी फैमिली के पीछे एम्पायर के बहुत सारे जो लोग हैं वो पड़े हैं। तो उन्होंने ट्रिक का यूज करते हुए उसकी फैमिली के सभी सिबलिंग को मार डाला और वही सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। और एक और अचानक से अटैक हुआ एलेक्स को मारने के लिए और उसी समय जो आर्मर ऑफ फार्मा है वो डैमेज है वो हो गया और वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाई क्योंकि एरोन ने उसकी हेल्प वो की थी। और एरोन ये सोचता है कि अब के लिए ये जो स्टोरी है वो ठीक रहेगी, अगर मैंने इसे सच्चाई बता दी तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़वी होगी और ये सहन नहीं कर पाएगी जैसे कि इसने लास्ट टाइम वो किया था। तो ये अच्छा होगा कि अगर एक झूठ है वो उसको कंफर्ट है वो करता है तो। लेकिन ये करके मैंने कम से कम जो स्टेन गार्ड के ऊपर इसका सस्पेंशन था और खतरनाक जो लुक था वो तो ख़त्म कर ही दिया। कुल मिलाकर के जो भी आउटकम है वो देखा जाए वो सभी अच्छा ही है वो निकला है, लेकिन क्या अंततः सब कुछ सही है वो निकलेगा? और इधर हम देखते हैं जो सेसिलिया है वो ब्लश कर रही होती एरोन को देख करके, भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं एरोन फिर से डायमेंशन ट्रेडिंग के ऊपर कम्युनिकेशन करते हुए बोलता है कि आखिर जो ब्लिंकर है उसकी लॉन्चिंग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो जो सामने की ओर से जो इंजीनियर होता है वो बोलता है कि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से बिना किसी अड़चन के चल रहा है और हम जल्द ही उसे रिलीज वो करने वाले हैं और अगर आप चाहें तो हम उसे आज भी रिलीज वो कर सकते हैं, हमारा जो बन करके वो रेडी है। ये सुनने के बाद में जो एरोन है वो मन के अंदर सोचता है जब मैंने फोर्थ जनरेशन का मैजिक आर्मर लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था द फोर्स, तो उसके बाद में जो हमारी वर्कशॉप है उसे काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी वो मिली और फोर्थ जनरेशन आर्मर बनाने वाली पहली कंपनी बन गई। तो हमें देखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने कॉपी करने की कोशिश की और फोर्थ जनरेशन मार्केट में लाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी लोग इस मामले के अंदर फेल है वो हो गए और एरोन फ्रेगन एकमात्र ऐसी वर्कशॉप रह गई जो कि इस मामले के अंदर सक्सेस वो रही और काफ़ी लोगों की कल्ट फेवरेट वो बन गई और सभी लोग अब इससे डाई हार्ट के साथ सपोर्ट वो करते हैं। और द फोर्स अभी तक हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ है कि हम लोगों ने नए मॉडल की तैयारी कर ली है, जल्द ही हम द ब्लिंकर उसे भी लॉन्च वो करने वाले हैं। और एरोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कृपी हंसी हंस रहा होता है, तभी अचानक से पीछे की ओर कोई आते हुए बोलता है कि आयकर तुम क्या कर रहे हो? तो एरोन यहाँ पे एरियल को देखकर सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि आयकर तुम यहाँ पे अचानक से खिड़की खिड़की से आना जाना बंद वो कर सकती हो, तुम इस प्रकार से स्नीक होकर के आओगी तो कभी मुझे हार्ट अटैक वो दे दोगी। तो एरियल वो बोलती है कि मैं तो हमेशा ही ऐसी आती हूँ, तो तुम्हें आदत है वो हो जानी चाहिए। तो एरोन एक चीज़ सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मैंने जो तुम्हारी प्रेजेंस है उसे डिटेक्ट वो नहीं किया, तुम वाकई बहुत ज़्यादा क्यूट थी। तो वो बाहर की ओर देखता है कि आज तो फुल मून है, इसका मतलब इसकी जो पावर है अपनी पीक के ऊपर होती है। फिर एरियल एरोन को बोलती है एरोन मुझे तुमसे एक फेवर हो चाहिए। तो एरोन पूछता है तुम्हें क्या फेवर चाहिए? तो एरियल वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जो ग्रेट फॉरेस्ट है वहाँ पे चलो। तो एरोन बोलता है क्या ग्रेट फॉरेस्ट? फिर हमें ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है, ये एक इस प्रकार का जंगल है जो कि साउथ के अंदर बहुत दूर दूर तक फैला है और उसके अंदर जंगल के अलावा और कुछ नहीं है, नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें वो रहती है। और वो यहाँ पे एरियल को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस इंसेक्ट प्लांट्स और मिस्टीरियल्स जो डिजीज है वो हो जाते हैं, डेंजरस मॉन्स्टर रहते हैं, इस प्रकार के आदि मानव रहते हैं जो इंसानों को मार करके खाते हैं। वो जगह हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार के एनवायरनमेंट में अडेप्शन है वो नहीं ले सकते। तभी जो एरियल वो बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी उस एरिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे रहते हैं इतना क्रिटिकल एनवायरनमेंट होने के बाद में भी। तो एरोने वो बोलता है कि हाँ वहाँ के लोकल लोग हैं वो रहते होंगे, लेकिन आखिर हम लोग वहाँ पे जाएं क्यों, आखिर मुझे वहाँ पे जाने में मिलेगा क्या?
फिर एरियल मन के अंदर सोचती है, जो गॉडेस ऑफ मून है, उन्होंने एक भविष्यवाणी करते हुए मुझे ऑर्डर है वो दिया है कि मुझे कैसे भी करके जो एरोन है उसे ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर ले जाना होगा। लेकिन इसको देख कर के लगता है कि मैं इसे किसी प्रकार से कन्विंस वो नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे चार्म का यूज़ करूँ तो वो भी काम नहीं करेगा, और यहाँ पे मैं प्रिटी बनते हुए क्यूट एक्ट करते हुए इसको मनाने की कोशिश करूँ तो वो भी यहाँ पे क्या काम है वो नहीं करेगा। और इस प्रकार से एरियल को शांत होता देख करके एरोन फिर से पूछता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे जो रिप्लाई का वेट है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एरियल है वो बोलती है, एक्चुअली वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तिजोरी छुपी हुई है। ये सुनते ही तो एरोन के कान है वो खड़े हो जाते हैं, और एरियल आगे वो बोलती है कि अगर हमें वो ट्रेजर वो मिल जाता है तो मैं उस ट्रेजर में से 30% हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। अब एरोन मन के अंदर सोचता है, एडमिनिस्ट्रेटर का सीक्रेट ट्रेजरी, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं मालामाल हो सकता हूँ। जो एरियल बोल रही है ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इसके मुंह से शहद वो टपक रहा हो। तो एरोन वो बोलता है कि मैं 60% वो लूँगा। तुम यहाँ पे मेरे पास आई हो, इसका मतलब तुम अकेले वहाँ पे नहीं जा सकती। तो सारा हैवी काम, बर्डन वाला काम मैं करता हूँ, तो मैं इतना डिज़र्व तो करता हूँ। तो एरियल वो बोलती है, तुम थीफ कहीं के, तुम ऐसा इतनी बड़ी जो डिमांड है वो नहीं कर सकते। तो एरोन वो बोलता है, तो भूल जाओ इस बारे में, तुम अकेले जा कर के अपना 100% हिस्सा है वो ले लो। तो एरियल बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें 40% दे दूँगी। तो एरन बोलता है 55%। तो एरियल बोलते हैं, ठीक है हम लोग 50-50 कर लेंगे, और इससे नीचे बिल्कुल भी मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अकेली ऐसी पर्सन हूँ जो कि उसकी लोकेशन के बारे में जानती हूँ। और एरोन ये सुनने के बाद में एक मिस्टीरियस सी स्माइल देता है, क्योंकि पहले उसे 30% मिल रहा था, अब उसे 50% मिल रहा है। तो वो इस डील के लिए ओके वो कर देता है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है उस जंगल की स्टार्टिंग एरिया की ओर। और जंगल का कुछ एरिया पार करने के बाद में एरोन बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं होता इस प्रकार के एरिया में अभी भी लोग हैं वो रहते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है जो एल्फ्स हैं वो ट्री के ऊपर घर बना करके रहते हैं। और वैसे भी ये जंगल मुझे बहुत ज़्यादा घना है वो दिख रहा है, क्या हमें यहाँ पे कोई एल्फ्स है वो भी मिल सकता है? तो पीछे की ओर से जो एरियल है वो बोलती है कि हम लोग इसी प्रकार से पेड़ों पे नहीं रहते, हमारा वहाँ पे पूरा प्रॉपर विलेज डेवलप्ड है वो होता है। और वैसे भी अब ये जो ग्रेट फॉरेस्ट है उसकी बाउंड्री शुरू हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे जो माना फ्लो है वो डिस्टर्बेंस रहता है। तो हम यहाँ पे किसी प्रकार का टेलीपोर्टेशन या फ्लाइंग मैजिक का यूज है वो नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ से आगे का सफ़र अपने पैरों के ऊपर ही तय वो करना होगा। जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक है। अगर हम अनलकी रहे तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिन वो लग सकते हैं। तभी उसे पीछे की ओर आवाज़ वो आती है, और एरोन किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर इस जंगल की बात कर रही हो तो हम बड़ी आराम से इसे क्लियर वो कर लेंगे। क्योंकि हम देखते हैं एरोन ने वहाँ पे जो थर्ड डायमेंशन होता है वहाँ से हेलीकॉप्टर सम्मान वो कर लिया होता है। इसे देख कर के एरियल सरप्राइज होते हुए बोलती है, क्या ये मशीन उड़ सकती है? तो एरोन वो बोलता है कि ये मशीन इंजन से चलती है, तो इसमें माना का इस्तेमाल न होने के कारण ये किसी प्रकार की प्रॉब्लम वो नहीं बनेगा। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो हम देखते हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो ग्रेट फॉरेस्ट है उसे क्लियर वो करने लग जाते हैं। और एरियल इस प्रकार के आर्टिफैक्ट को देखकर मन में सोचती है कि विलेज तक पहुंचने के लिए हमें फुल स्केल के ऊपर नेशनल एक्सपेडिशन अभियान है वो चलाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस विलेज में पहुंचेंगे। लेकिन इस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए हम तो बड़ी इजीली उस ओर बढ़ रहे हैं। और वो एरन को बोलती है कि ये दूसरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है ना, वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो एरन वो बोलता है कि तुम्हें ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कितनी खतरनाक है या नहीं, हमें ये देखना चाहिए कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सी जो टेक्नोलॉजी या चीज़ें वो काम है वो करती है, आखिरकार हमें कहाँ लैंड करना चाहिए। तो एरियल बता देती है उस एरिया की, और वहाँ पे वो लैंड वो कर जाते हैं और वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जो एरोन है वो जंगल के अंदर कोई चीज़ है वो महसूस करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि सामने की ओर से कुछ आ रहा है। और हम देखते हैं एक्चुअली उसके ऊपर अटैक हुआ होता है एक एरो से, जिससे कि एन मौके के ऊपर एरोन पकड़ लेता है और अपने आप को चोटिल होने से बचा लेता है। सामने की ओर से हम लगभग 4 बंदों को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फॉरेस्ट के अंदर घुसने की, अपनी आइडेंटिटी रिवील करो वरना हमसे दया की उम्मीद है वो मत करना। अब यहाँ पे एरोन को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि डायरेक्टली अटैक कर दिया होता है बात करने की जगह उन लोगों ने। तो जो एरियल है वो बोलती है, तुम शांत हो जाओ, इन लोगों से मैं बात करती हूँ और मैं हैंडल वो कर लूँगी। और हम देखते हैं सामने की ओर जो बंदे होते हैं ये एल्फ्स होते हैं,
और उनमें से एक जो बंदा काफ़ी गुस्से से बोलता है, देखो उस एल्फ के पीछे एक इंसान है। मुझे लगता है कि ये एल्फ उस इंसान के हाथों ये कठपुतली बन चुकी है और ये हमें भी यहाँ पे बेचने के लिए आई है। और इसी प्रकार से वो बेतुकी बातें कर रहे होते हैं। तो एरो बोलता है, क्या ये लोग इसी प्रकार से जो भी बंदा बाहर से आता है, इसी प्रकार की बकवास बातें वो करते हैं क्या? तो एरियल वो बोलती है कि पहले तो ये लोग इस प्रकार के नहीं थे। तो एरियल आगे जाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता कि 300 सालों के अंदर क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं वो एल्फ फिर से है ना अपने वेपन को तान लेते हैं एरियल के ऊपर। वो बात करने के मूड के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पे एरोन है वो बोलता है, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे मैं बड़े आराम से हैंडल वो कर सकता हूँ। और मुझे एक बहुत ही बेस्ट तरीका मालूम है जिससे कि मैं इस सिचुएशन को सोल्व कर सकता हूँ। वो है सबसे बेस्ट कि इन लोगों की पिटाई करना। और हम देखते हैं जो एरन होता है उन एल्फ्स के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है और गंदी तरह से पिटाई वो करने लगता है। ये देख कर के जो एरियल है वो पैनिक करने लगती है कि कहीं वो एल्फ मारी ना जाए। लेकिन एरोन बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो अपने पंचेस से कंटिन्यूअसली उन सभी को कुछ ही पलों के अंदर नॉकडाउन वो कर देता है। और ये देख करके जो एरियल है वो बोलती है कि एरोन, क्या तुम थोड़ा इजियर है वो नहीं जा सकते थे क्या इनके ऊपर? तो एरोन है वो बोलता है कि मैं तो सबसे इजी था यहाँ पे। मैंने तो अपनी स्वॉर्ड का भी यूज़ है वो नहीं किया। तुमने कहा था कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर वोल्ट के अंदर जाना है तो हमें सबसे पहले जो विलेज है वहाँ पे जाना होगा। तो एरियल वो बोलती है कि बिल्कुल। तो एरोन उनके लीडर के पास जाते हुए बोलता है, पक्का तुम ही इनके लीडर होंगे, तो हमें रास्ता है वो दिखाओ। और वो एक रस्सी का सहायता से इन चारों को बंदियों की तरह बांध लेता है। अब ये नज़ारा देख करके जो एरियल है वो बोलती है कि एरोन, ये कुछ ज़्यादा वियर्ड वो नहीं हो रहा, ये तरीका थोड़ा गलत नहीं है क्या? तो एरोन वो बोलता है कि अगर मैंने इन्हें अनटाइट वो कर दिया तो ये पक्का या तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे या आगे जा करके अपने क्लैन के लोगों को बता करके एक स्नीक अटैक को करवाएंगे। अब यहाँ पे जो एरियल है अपने काइंड के लोगों को बचाने की कोशिश या फिर उनके ऊपर थोड़ी सी रैम खाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पे एरियल पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम गद्दार हो, तुमने हमारे क्लैन की जो सीक्रेट है उनको बेच दिया है, तुम खुद बेच चुकी हो, तुम इस इंसान के हाथों की कठपुतली बन चुकी हो। तो एरियल वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक और जो एल्फ वो बोलता है, पक्का तुम किसी ब्रोथल के अंदर काम वो करती होगी, वाकई में तुम तो बड़ी तुच्छ औरत है वो बन चुकी हो। अब यहाँ पे एरियल को भी गुस्सा है वो आने लगता है। तो एरोन वो बोलता है कि इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा बुरा है। तो एरियल वो बोलती है, ये तो बच्चे हैं, मुश्किल से 100 साल के वो हुए होंगे, तो इनके ऊपर गौरव मत करो। तो एरोन सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या 100 साल के अभी तक ये बच्चे ही हैं क्या? तभी हम देखते हैं वो अपनी डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन सरप्राइज करने वाली बात ये होती है, उनके जो विलेज की दीवार होती है वो नॉर्मल जो लकड़ियाँ होती है उनसे बनी होती है। और ये इतना ज़्यादा वीक दीवार होती है कि कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर भी इस दीवार को तोड़ सकता है। तो वो एरियल से पूछता है, क्या तुम्हारे विलेज के अंदर इसी प्रकार का डिफेंस होता है क्या? तो वो बोलती, 300 साल पहले तो प्रॉपर डिफेंस हुआ करता था, अब मुझे पता नहीं। और वो जब पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे एक घर बना होता है। तो एरन बोलता है, शायद ये लोग वहीं पे सोते होंगे और वहीं पे खाते होंगे। मुझे नहीं पता था कि ये जो एल्फ है पक्के घर बना करके नीचे की ओर नहीं रहते, ये अच्छा तो पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो एरियल यहाँ पे कुछ सरप्राइज होती है और वो बोलती है कि नहीं, 300 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरकार इन 300 सालों के अंदर हुआ क्या, इतना ज़्यादा चेंजमेंट वो कैसे आ गया? तो यहाँ पे जो एरियल वो पूछती है कि आखिरकार करंटली यहाँ का एल्डर कौन है? तो वो 2-4 नाम वो लेने लगती है। तो यहाँ पे ये जो सभी एल्फ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नए होते हैं या युवा होते हैं या 100 साल के ही होते हैं। तो इन्हें इतने पुराने एल्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार ये किन बंदों की बात है वो कर रही है। और हम देखते हैं पीछे से एक और एल्फ है वो आता है और बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्फ एल्डर बाकी है, और जिन एल्फ एल्डर के तुमने अभी नाम लिए 300 साल पहले पुराने हैं। आखिरकार हमारी क्लेन के जो एल्डर्स हैं उनके नाम बाहर के वर्ल्ड के अंदर भी आज भी याद किए जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तभी जिन एल्फ्स को कैप्चर कर रखा होता है वो बोलते हैं कि एल्डर, ये डेंजरस लोग हैं, आप अंदर चले जाइए। तो वो एल्डर वो बोलता है कि अगर ये डेंजरस लोग हैं यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आखिरकार अब अंदर जाने का मतलब ही क्या है? तभी पीछे की ओर से जो एरियल है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है, काइल, क्या ये तुम हो? क्या तुम एक एल्डर हो बन गए? और काइल भी सरप्राइज होता है कि आखिर ये लेडी कौन है जिसने उसे पहचान लिया या उसका नाम वो जानती है। और हमें फ्लैशबैक के अंदर बताया जाता है, फैमिली के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है ना जो सिर्फ रोता ही रहता है। तो छोटी उम्र के अंदर ये भी एक रोंदू बच्चा था और ये यहाँ पे पहचान लेता है कि ये तो एरियल लूना है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है उसके घर के अंदर।
और एरियल यहाँ पे सब कुछ जो काइल उसे बता देती है कि उसे इंटरनल चेंबर के अंदर कैद है वो करके रखा गया था 300 सालों तक, इसलिए वो अभी तक सामने वो नहीं आ पाई। तो एरियल वो बताती है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटर का जो ऑफर है बैलेंस कीपर का उसे मना कर दिया, तो उसे वहाँ पे मार डालना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने इस बात में कॉम्प्रोमाइज़ करके इंटरनल जो चेंबर है उसके अंदर कैप्चर करके वो रख लिया। तो वो पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? तो एरियल बोलती है ये एरोन स्टील गार्ड है, ये नवारो की नॉर्थ टेरिटरी का एक काउंट है। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। उससे भी बड़ी बात, जो इंटरनल चेंबर है उसे फ्री कराने वाला भी बंदा यही है। तो यहाँ पे काइल सरप्राइज होते हुए बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या? तो एरियल बताती है हाँ बिल्कुल, जो एरोन है वो भी एंटी बैलेंस बंदा है और इसके हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है ताकि ये उन एडमिनिस्ट्रेटर बंदों को मार सके। तो एरियल पूछती है कि आखिर जो विलेज की इस प्रकार की हालत इसलिए हो गई क्योंकि ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का किया धरा है। तो काइल वो बोलता है कि उसने हमारे बहुत ज़्यादा खतरनाक या जो पावरफुल वॉरियर है उन्हें मार डाला। जिन भी लोगों ने बैलेंस कीपर की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया वो सारे मारे गए और इसी चक्कर के अंदर जितने भी एल्डर थे उनमें से कोई भी जिंदा है वो नहीं बचा। तो एरोन पूछता है कि एरियल क्या हम लोग इस बंदे के ऊपर विश्वास वो कर सकते हैं? तो एरियल है वो बोलती है कि हाँ इस बंदे के लिए मैं 100% कह सकती हूँ कि हम लोग इसके ऊपर विश्वास वो कर सकते हैं। और वैसे भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी जो सीक्रेट तिजोरी है वो ओपन करनी है तो हमें एल्डर की हेल्प है वो चाहिए होगी। तो काइलो बोलता है क्या तुम यहाँ पे जो तिजोरी वोल्ट है वो ओपन करने के लिए आई हो? तो एरियल हेजिटेट करते हुए बोलती है कि हाँ हम आए तो हैं वोल्ट के लिए, लेकिन हम सिर्फ वोल्ट के लिए नहीं आए। मतलब यहाँ पे एक तरह से ये हो गया ना कि काफ़ी लंबे समय बाद किसी को फ़ोन करें वो भी काम से, तो अगला बोले भाई बता क्या काम से फ़ोन किया है? तो अपने बोलेंगे नहीं यार काम से नहीं किया, मैंने तो ऐसी राजी खुशी हालचाल पूछने के लिए कर लिया। तो वही इस प्रकार का मामला यहाँ पे एरियल के साथ हो रहा होता है। तो जो काइल है वो बोलता है कि चाहे कोई भी रीज़न रहा हो नूना, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम वापस से वो लौटी। और यहाँ पे जो काइल है वो बताने लगता है कि ये जो जगह है इस प्रकार से सेबी पैलेस के अंदर चेंज है वो क्यों हुई। जो 300 साल पहले है हमारा मूनलाइट ट्री है उसने अपनी पावर को धीरे-धीरे खोना है वो शुरू कर दिया और हमारे विलेज के चारों ओर जो बैरियर बना हुआ था कुछ ही सालों के अंदर डिसअपीयर हो गया। और इस चीज़ का असर काफ़ी चीज़ों के ऊपर पड़ा। क्या तुमने बाहर के बच्चों की एज को देखा? उनके अंदर में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 300 साल से ज़्यादा हो। सिर्फ़ अकेला बंदा मैं ही रहा हूँ। और उसके बाद में से एक जो रूमर है वो फैलना शुरू हो गई, जो मूनलाइट ट्री है वो मर गया है और जो गॉडेस ऑफ मून है उन्होंने हमें अबैंडन कर दिया है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ पाप वो किए थे जिसके कारण जो गॉडेस है वो नाराज़ हो गई है। अब इस प्रकार की रूमर के ऊपर एरियल बिलीव वो नहीं करती। लेकिन जो काइलो बोलता है कि सबसे अनोइंग चीज़ तब होनी शुरू हो गई जब से उन लोगों ने ये बिलीव कर लिया कि अगर हम जो हमारा रहने-सहने का तरीका, खाने-पीने का तरीका आदि मानव ज़माने का कर लें, यानी कि पक्के घरों के अंदर नहीं रहें और काफ़ी जो फैसिलिटी उनका यूज़ है वो ना करें, तो हो सकता है गॉडेस फिर से हमारे ऊपर अपनी कृपा है वो बरसाए। तो एरियल वो बोलती है कि ये जो प्रिमिटिव एल्स हैं, उस ज़माने की बातें वो क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ का तो कोई तुर्क भी है वो नहीं बनता। तो काइलो बोलता है ये सिचुएशन तब से ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिटिकल बन गई जब से जो विलेज के वॉरियर है उनका लीडर टेकार है वो बना है। तभी हम देखते हैं उस रूम का दरवाज़ा तोड़ते हुए एल्फ अंदर की ओर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग सीक्रेटली क्या विस्पर है वो कर रहे हो? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइलो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से इंटरप्ट वो करने की? तुम देख नहीं रहे हम लोग यहाँ पे गेस्ट को एंटरटेन वो कर रहे हैं। तुम नहीं जानते ये जो यहाँ पे बैठी है ये 300 साल पहले। और हम देखते हैं कि ये जो एल्फ है वो और कोई नहीं टेकार ही होता है। वो अपने कान में खुजलाते हुए बोलता है कि तुम रहने दो यार, अपने ज़माने की बातें 300 साल पहले ये 300 साल पहले वो। अब मेरे जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी एल्डर की पोजीशन से धक्के मार कर निकालता हूँ या तुम्हारी एल्डर की पोजीशन को छीनता हूँ। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से काम करने के बाद में जो गोडेस है उसका ध्यान हमारे ऊपर आएगा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है वो होगी। और एरोन मन के अंदर सोचता है कि मैंने इन लोगों की कुटाई काफ़ी अच्छे से की थी, तो आखिर इन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया ये लोग फिर से इस प्रकार का एक्ट वो करें। अब मुझे समझ में आ रहा है कि विलेज के अंदर जितने भी वॉरियर थे उन सभी को लेकर के ये यहाँ पे आया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी जो एल्फ्स की फौज होती है वो खड़ी होती है। और डेकारो बोलता है एल्फ वॉरियर चलो अपने हाथों से इस गंदगी को साफ वो करें। यह सुनकर के यहाँ पे कायल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और एरोन तैयार होता है कि लगता है कुछ और मच्छरों को मसलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लाइट के अंदर से एक आवाज़ आती है कि बहुत हुआ।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पिरिट आती है और ये और कोई नहीं इलूना ही होती है। इलूना को देख कर तो एरोन भी हैरान होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन हम देखते हैं तभी जो एलुना है उसकी बॉडी के अंदर चेंजमेंट है वो होने लगते हैं और यहाँ पे जो सभी एल्फ है वो देख कर ही पहचान जाते हैं ये तो मून स्पिरिट है। मून स्पिरिट यानी फाइनली जो गोडेस है वो अपीयर होने लग गई और तभी जो गोडेस ऑफ मून है वो अपने रियल अपीयरेंस में आते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं पर्सनली तुमसे मिलूंगी एरोन। और हम देखते हैं जो गोडेस ऑफ मून होती है वो एरोन के सामने बैठ जाती है और एरोन कुछ भी नहीं बोलता बस उसे निहारता रहता है। तो ये देखकर ये गोडेस ऑफ मून उसे टीच करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम मुझे इस प्रकार से घूर कैसे रहे हो। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है ह्यूमन का जब भी वो पहली बार मुझे देखता है मुझे देखता ही रह जाता है। तो एरोन भी उसे टीज है वो करने लगता है कि अगर तुम इस प्रकार से बैठोगे ना तो तुम्हारा एक कुल्ला टेढ़ा हो जाएगा। और एरोन को पता होता है जिस प्रकार से गोडेस ऑफ हीलिंग है या फिर जिस प्रकार से जो मेथियस है उसी रिक्लेम से ये गोडेस ऑफ मून उसी डायमेंशन के अंदर रहती है जिसका नाम आरागन है। लेकिन यहाँ पे जो एक एल्फ होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी गोडेस है उसे इस प्रकार के मैनर में बात करने की। तभी हम देखते हैं जो गोडेस है उस एल्फ को डांटते हुए बोलती है यहाँ पे तुम हो जो कि बीच में इंटरवेन कर रहे हो तुम वहाँ पे चुपचाप खड़े रहो। और वो सभी एल्फ्स को बोलती है कि मेरी बात ध्यान सुनो आज से जो एरोन है मेरा ग्रांड वॉरियर है वो होने वाला है जो कि मून क्लैन को प्रोटेक्ट है वो करेगा। तो तुम सभी को प्रॉपर जो रिस्पेक्ट है वो शो है वो करनी होगी। ये सुनने के बाद में सभी जो एल्फ्स होते हैं उनके चेहरे से रंग उड़ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि ग्रेट वॉरियर एक काफ़ी बड़ी पदवी होती है और वो भी एक इंसान को देना इसलिए एक डिस्कशन की बात है वो हो जाती है। तो जो एरोन है वो बोलता है कि एका सडनली ये इस प्रकार की बात कहाँ से आ गई मैंने तो कभी इस चीज़ के लिए एग्री है वो नहीं किया। ये सुनते ही जो गोडेस ऑफ मून है अपनी एक चुटकी बजाती है और उनके चारों ओर एक बैरियर फॉर्म है वो होने लगता है। और वो आगे बोलती है कि अगर तुम ग्रांड वॉरियर बन जाते हो तो इसका मतलब होगा कि तुम मेरे वेसलो बन जाओगे। तुम अभी तक बहुत सारे जो वेसल है उनसे तो मिल चुके होगे तो तुम्हें पता होगा कि जो वेसल है वो होते क्या हैं। और एरोन मन के अंदर सोचता है कि अच्छा तो ये जो कैसेंड्रा थी और जो क्रियोस है उस तरह के पर्सन को वेसल बोलते हैं। मैं समझ गया किस प्रकार की चीज़ की बात है वो कर रही है। तभी जो गोडेस है वो बोलती है एरोन तुम ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर मेरा अभी इंटरेस्ट है वो आया हुआ है। तुम्हारे जो इस प्रकार के एक्शन लिए गए हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स हैं जिससे कि बहुत सारे गोडों की नज़र तुम्हारे ऊपर गिर चुकी है। ये वाकई बहुत ज़्यादा रेयर है कि जीरो डायमेंशन का बंदा इतनी हाई लेवल तक पहुंच पाए यानी सिस्टम 3 तक पहुंच पाए। हाँ यहाँ पे जो डेमन गॉड है उनकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट पड़ जाती है। उनके अंदर से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तुम्हें उनके लिए एक थ्रेटन वो समझते हैं। तुमने जो डेमोनिक कल्ट्स हैं उनके साथ डील है वो की है। तुम क्या सोचते हो वो एक या सिर्फ दो ही होंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है जो डेमन गॉड एग्नोन है तुमने उसे जिंदा रोस्ट वो कर दिया। वाकई में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज है। अब तुम इस प्रकार की कंडीशन के अंदर हो कि सभी लोग एक एक करके तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं चाहे वो तुम्हारे सामने से तुम्हारे साथ होने का दिखावा वो क्यों नहीं करते। तो एरोनो बोलता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि अगर मैं तुम्हारा वेशलो बन जाता हूँ तो तुम उन सभी लोगों से मुझे प्रोटेक्ट वो करोगी। तो गॉडेस ऑफ मून वो बोलती है कि एग्जैक्टली मेरे डायमेंशन के अंदर जितने भी गॉड्स हैं उनके अंदर से मैं अकेली ऐसी हूँ जो कि तुम्हारे साइड के अंदर खड़ी हूँ। तो एरोनो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है वो कैसे करूँ क्योंकि हम तो आज पहली बार है वो मिले हैं। तो यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ मून बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इसे डिफरेंट चीज़ के अंदर बताऊंगी तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर इसलिए विश्वास वो करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक कॉमन एनिमी को शेयर वो करते हैं। तो एरोन पूछता है कॉमन एनिमी ऐसा कौन सा एनिमी आ गया। तो गॉडेस ऑफ मून वो बताती है द एडमिनिस्ट्रेटर्स। और अगर तुम चाहते हो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना जैसे कि वो कौन से डायमेंशन से आते हैं तो मैं वो भी इन्फॉर्मेशन वो दे सकती हूँ। तो एरोन वो बोलता है क्या वो किसी दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। आखिरकार वो कौन सा है। अब यहाँ पे जो एरोन है उसे एक और नई चीज़ पता चली होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस वर्ल्ड के ना होकर ही किसी और डायमेंशन के हैं। तो एरोन फिर से बोलता है कि मैं पहले ही एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे मिला हुआ हूँ और जब वो मर रहा था तो उसने ये क्लेम किया था कि वो डिवाइन क्लेन से बिलोंग वो करता है। और उसने ये भी क्लेम किया था कि ये जो उसकी बॉडी ओरिजिनल बॉडी नहीं है उसकी जो ट्रू फॉर्म है वो कुछ डिफरेंट है। तभी जो गोडेस है वो बोलती है क्या वो डिवाइन क्लेन को अपने आप को क्लेम वो करता है। आखिरकार वो तुच्छ से जीव छोटे से क्रिएचर कब से गॉड के बराबर तुलना है वो करने के लग गए।
तो एरन बोलता है कि ठीक है चलो वो दूसरे डायमेंशन से है, मैंने ये मान लिया, लेकिन उन लोगों को कुछ भी इंटर डायमेंशन जो ट्रेड होती है उसके बारे में नहीं पता। तो घोड़े से मुंह ने वो बोलती है कि हाँ वो लोग झूठ है, वो नहीं बोल रहे, क्योंकि वो एक्चुअली दूसरे डायमेंशन से क्रॉस ओवर होकर के आए हैं, तो उन्हें ट्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं होगा। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो उनके अंदर से सिर्फ एक ही बंदा माइग्रेट कर करके यहाँ पे आया है, जो कि इन सभी एडमिनिस्ट्रेटर का फादर कहलाया, और इसने नए नए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें भर्ती करना शुरू वो कर दिया। तो एरोन आगे पूछना चाहता है कि कौन फादर, किसका फादर, कौन है वो, कैसे, मतलब आगे की जो भी चीज़ें हैं वो पूछना चाहता है कि क्लियर करो। तो जो यहाँ पे गोडेस है वो बोलती है कि बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, अगर तुम्हें आगे जानना है तो तुम्हें इसके लिए पे वो करना होगा। तो एरन वो बोलता है पे के रूप में मुझे तुम्हारा जो ग्रांट वॉरियर वो बनना होगा। तो जो गोडेस है वो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा। तो एरन पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा डिस्परेट क्यों हो मुझे अपना ग्रांड वॉरियर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो गोडेस है वो बोलती है कि मैं एक लंबे समय से तुम्हें देख रही हूँ, जो इलूना देख सकती है वो चीज़ मैं भी देख सकती हूँ। अब ये चीज़ एरोन को शॉक कर देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था एलुना के थ्रू ये उसे देख रही है। अब यहाँ पे जो गोडेस है वो बताती है कि वो किस प्रकार से एलुना के साथ खेला करता था, क्योंकि पास्ट लाइफ के अंदर जो एरोन है उसके चाइल्ड नहीं थे, तो वो बच्चे के साथ अपनी सभी चीज़ें भूल जाता है और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, तो उसे एलुना के साथ अच्छा लगता था। और गोडेस बताती है तुम सभी लोगों के साथ कोल्ड बिहेवियर करते हो, लेकिन जो एलुन है उसी के साथ स्वीट बिहेवियर करते हो। तभी जो एरोन है उसकी एकदम धज्जियां उड़ जाती है, मतलब उसके कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या रिप्लाई दे। और गोडेस काफ़ी ज़्यादा क्यूट और ब्लश करते हुए बोलती है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि तुम किस प्रकार से इलुना को ट्रीट वो करते हो, वाकई में तुम मेरे वेसल बनने के लायक हो, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। और जब भी मैं उन पलों को याद करती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज वो हो जाती है। तो एरन पूछता है ग्रेट वॉरियर बनने के लिए क्या मुझे कोई टेस्ट वेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे जो गोडेस है वो बोलती है कि ये फाइन रहेगा, जब तक तुम अगर ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें एक्सेप्ट वो करना है। लेकिन हाँ ग्रांड वॉरियर बनने के बाद में अपनी जो ड्यूटीज है तुम उसे भी निभाना, ऐसे नहीं इन्फॉर्मेशन लेकर के यहाँ से भाग जाओ। तो एरोन भी एक्सेप्ट वो कर लेता है। तो जो गोडेस है वो बोलती है कि तो ठीक है, तो तुम ये बताओ जो डायमेंशन ट्रेड है उसके अंदर जो अलग अलग डायमेंशन है तुम उनके बारे में कितना जानते हो। तो एरोन वो बताता है जो फर्स्ट टायर का रिक्लेम है उसके अंदर मुरीम रिक्लेम आता है, जो सेकंड टायर का रिक्लेम है डायमेंशन है उसके अंदर मैजिक रिक्लेम है वो आते हैं, और जो थर्ड टायर है उसके अंदर जो एडवांस साइंस है वो आती है। अगर उन बंदों को इंडिविजुअल छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन अगर वो सभी साथ मिल जाएं तो जो थर्ड टायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे जो घोड़े से पूछती है क्या एक जो चौथे टायर है या जो चौथा सिस्टम या चौथा डायमेंशन है उसके बारे में क्या। तो एरोनो बताता है कि उसकी मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि वो एक बीस्ट रिक्लेम्प है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के बीस्ट वो रहते हैं, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो गोडे से वो पूछती है कि एयर का जो पांचवा डायमेंशन है उसके बारे में क्या। तो एरोनो वो बोलता है कि मुझे पांचवें टायर या पांचवें डायमेंशन के बारे में एक रद्दी भर भी नॉलेज वो नहीं है। तो यहाँ पे जो गोडेस है वो बताती है जो पांचवा टायर है वो डिवाइन बीस्ट रिक्लेम है, या फिर ये कहा जाए वो ड्रैगन रिक्लेम है। अब ये सुनते ही जो हिडन पीस थी, जो हिडन कड़ी थी, जो कड़ी जुड़ नहीं पा रही थी, वो अंतिम कड़ी एरोन को मिल जाती है, और वो सोचता है कि हाँ ड्रैगन रिक्लेम इस वर्ल्ड के साथ जो पजल है वो पूरी तरह से फुल है वो हो जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी ट्रू आइडेंटिटी पांचवें रिक्लेम के ड्रैगन्स हैं। जो इवल ड्रैगन था उसका कहना था वो जिस एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ से मारा गया था उसके अंदर से ड्रैगन की फीलिंग है वो आ रही थी। और यहाँ पे जो अंडालूसिया है वो भी बोलता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ड्रैगन है। अब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ गई है, क्योंकि पांचवें रिक्लेम से होने के कारण उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होती है। घोड़े से आगे खुश होते हुए बोलती है क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो कि आजकल जो पांचवा डायमेंशन है वो किस प्रकार का है, और जो ट्रू रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटर और गॉड के बीच में क्या है। और एरोन मन के अंदर सोचता है ये गोडेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जितने भी जो मैं गोडेस से अब तक मिला हूँ उनके मुकाबले। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से जानती है कि इसके हाथ में विनिंग कार्ड है और उस कार्ड का किस प्रकार से यूज करना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरोन है वो इसके सामने कुछ भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे कार्ड या सारे पत्ते उसी के हाथ में होते हैं। और वो 3 रिक्लेम या 3 सिस्टम ऊपर होती है, तो उसे वहाँ पे पहुँच कर के नॉलेज प्राप्त करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो सोचता है कि हाँ, यहाँ पे वो कुछ भी वो नहीं कर सकता। तो एरोन है वो गोडेस को बोलता है, तो मुझे लगता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने तुम्हारे जो लास्ट वेस्ट सेल है उसे मारा होगा, और तुम उसी का रिवेंज वो लेना चाहती होगी।
जो गोडेस है वो बोलती है कि हाँ, जो मेरी वेसल डेनियल है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ से मारे जाने के बाद में मैंने इस वर्ड से बिल्कुल ही इंटरेस्ट है वो खो दिया था। तो एरोन वो बोलता है इसीलिए तुमने जो मून क्लेन है उसे अबैंडन है वो कर दिया है। तो जो गोडेस वो बोलती है कि मैं उनकी फीलिंग की बिल्कुल ही परवाह वो नहीं करती और इसके लिए मैं सॉरी भी फील है वो नहीं करती। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रिक्लेम के अंदर इसलिए इंटरेस्ट है वो लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे जो डेनियल है उसे पसंद करती थी। अब वही नहीं रही तो मेरा इंटरेस्ट ही वो खत्म हो चुका था। तो एरन बोलता है तो एक बेसन बनना इतना ज़्यादा महत्व रखता है क्या एक गॉड के लिए? तो यहाँ पे जो गॉडेस वो बोलती है कि हाँ, कि अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो मैं अभी भी इस वर्ल्ड को कंटिन्यूअसली इग्नोर है वो कर देती हमेशा के लिए। लेकिन तुम थोड़ा डिफरेंट हो। क्या अब तुम समझ पा रहे हो मैं तुम्हारे प्रति कितनी ज़्यादा सिंसियरिटी है वो रखती हूँ और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है वो आने लगती है। तो एरन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस है वो नहीं रही। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में जो धीरे-धीरे बैरियर है वो डिसअपीयर है वो होने लगता है और ये देख कर के सभी लोग उनके गॉडेस की फिर से इंतज़ार वो करने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उस बैरियर से सिर्फ एरोन ही बाहर क्यों निकला होता है। टेकार होता है वो बोलता है कि तुम अकेले क्या कर रहे हो? जो गॉडेस है वो कहाँ गई? तो एरोन है वो बोलता है जो गॉडेस है वो जा चुकी है। तो जो टेकार है वो फिर से बोलता है तुमने बैरियर के अंदर क्या किया? कहीं गॉडेस को गुस्सा तो नहीं दिला दिया? तो जो एरोन है वो बोलता है वाक़ई में तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अकुड़ हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ याद है वो दिलाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एरोन यहाँ पे कोई पावर है वो रिलीज़ करता है, जिससे कि उसके सिर के ऊपर जो मून है उसका निशान है वो आने लग जाता है। ये देख कर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक और सरप्राइज़ होते हैं कि ये तो डिवाइन एनर्जी है। इसका मतलब जो एरोन है वो ग्रैंड वॉरियर है वो बन चुका है। तो एरोन उसी एटीट्यूड के साथ बोलता है कि लंबी बातचीत का समय नहीं है। लगता है मुझे तुम सभी को मैनर्स है वो सिखाने होंगे। और हम देखते हैं कि जो एरोन है उसने सभी वॉरियर की वहाँ पे क्लास है वो लगा दी होती है और वो आगे बोलता है जो ग्रेट वॉरियर है मून क्लेन के अंदर उसके जो रूल है उनके अकॉर्डिंग तुम्हें सम्मान देना होगा। लेकिन लगता है जो तुम्हारी मानसिकता है वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो इससे ही बुरी स्थिति के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जो दिमाग को ठिकाने लगा करके रहूँगा। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है। जो एरोन कहीं जाते हुए सोचता है ग्रेट वॉरियर बनने के कारण मुझे पांचवें सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई, ये अच्छी बात है। लेकिन ग्रेट वॉरियर बनने के साथ में उसकी ड्यूटीज भी आती है, उसे एल्फ की जिम्मेदारियां वो लेनी होगी और उनका ध्यान वो रखना होगा। मुझे लगता है कि इन सभी को माइग्रेट करके मुझे स्टीन गार्ड के अंदर ले जाना होगा और कोई प्रॉपर पैलेस अरेंज करना होगा। चलो इस चीज़ को मैं बाद में फिगर आउट है वो कर लूँगा। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक कड़ा जो कि किसी प्रकार का आर्टिफैक्ट होता है जिसका नाम होता है थंडर ड्रैगन इम्पीरियल हॉर्न। और वो गोडेस से पूछता है कि आखिर ये क्या है? तो गोडेस वो बोलती है ये एक गिफ्ट है, तुम इसका मैन्युअल ओपन करके देखो। तो सिस्टम में इंफॉर्मेशन आती है कि जो थंडर ड्रैगन हॉर्न है ये, और एक टाइम पे ये पांचवें रिक्लेम का एम्परर हुआ करता था जो थंडर ड्रैगन है वो। और जो भी बंदा इसके साथ बाइंड करेगा तो वो इसकी थंडर ड्रैगन की जो पावर है और स्किल्स हैं उन्हें यूज करने के लिए सक्षम है वो हो जाएगा। और एरन सोचता है एक पांचवें सिस्टम का इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करता है तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो पांचवा रिक्लेम है वो पक्का ड्रैगन रिक्लेम होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये ब्रेसलेट है उसके अंदर उस ड्रैगन की बहुत सारी मल्टीपल स्किल्स है जो समय के साथ अनलॉक होती रहेगी। और एक थंडर ड्रैगन का बैरियर भी उपलब्ध है इसके अंदर। और थंडर ड्रैगन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद में इसकी जो ड्यूरेबिलिटी और जो आउटपुट है वो और भी ज़्यादा इनहेंस है वो हो जाएगा। और इसका जो मैनुअल है वो डायरेक्टली एरोन के माइंड के अंदर ट्रांसफर है वो हो रहा होता है। और एरोन सोचता है ये इस प्रकार का आर्टिफैक्ट है जो कि एकदम बिल्कुल ही अदर लेवल के ऊपर है जितने भी वेपन मेरे पास अभी तक अवेलेबल है या फिर जिन्हें मैं ओन वो करता हूँ। तो इसका मतलब तो यही हो गया। और वो गोडेस को बोलता है क्या ये एक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड आइटम है वो नहीं है क्या? तो जो गोडेस है वो एकदम चिल मारते हुए बोलती है कि वाकई में तुम्हारी शार्प आइज है, तुमने एकदम सही प्रिडिक्ट वो किया है। लेकिन 300 साल के बाद में मेरा कोई ग्रांट वॉरियर वो बना है तो मैं उसे कोई मेमोरेबल चीज़ें वो देना चाहती थी। वैसे मैंने ऑलरेडी जो रूल है वो ब्रेक वो कर दिए हैं तो मुझे सेरी को भी एक गिफ्ट है वो देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो एक बॉल उसे दे देती है और गोडेस आके बोलती है कि मैं सेरी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो मेरी एलुना के साथ बहुत ही क्यूटी वे के अंदर खेलती है और उसे एंटरटेन वो करती है।
तो एरोन ने उसे पूछता है कि आखिर ये क्या है? और जब सेरी उसे देखती है तो वो भी अलर्ट मोड के अंदर आ जाती है। उसके मुँह के अंदर पानी है वो आने लगता है, क्योंकि ये होता है मैग्नेटाइट, एंटायर यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मेटल। और गोडिस बोलती है सेरी को ये पक्का पसंद आएगा, और जो सेरी है वो डायरेक्टली एरोन की तरफ जंप है वो कर देती है इस मेटल को लेने के लिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी ये पता चल चुका होता है ये मेटल उसी के लिए है, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा इसे पसंद कर रही होती है। और एरोन सोचता है कि मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी आइडेंटिटी के बारे में जो लर्न है वो कर लिया, और एक जो यूजफुल वेपन है उसे भी ऑब्टेन कर लिया। अब समय आ चुका है जिस पर्पज़ के लिए हम लोग ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर आए थे उसे हल करने का। और हम देखते हैं कि उन्हें जो काइल है वो लीड कर रहा होता है कि यही वो वोल्ट है, हम इसे मून केव के नाम से बुलाते हैं। तो एरोन क्लियरिफाई करने के लिए पूछता है क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटर अभी भी इस वोल्ट के अंदर हो सकता है? तो जो एल्डर है वो बोलता है कि ये जो एरिया है पहले हम लोग रिचुअल के लिए ओपन किया करते थे, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से अब अबंडेंट वो कर दिया गया है और बंद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल होगा। रुको मैं कुछ करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सामने की ओर किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म करता है। फिर काइल आगे बताता है कि उसने जो स्पेल है वो रिमूव कर दी है, जो कि अलर्ट करने का सायरन वो बचाती थी। अब यहाँ के से आगे जो एंट्रेंस है, जो कि इशू आप लोगों को अपने हिसाब से सोल्व करना होगा। और हम देखते हैं ये कहते हुए जो एरोन और एरियल है वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और कुछ समय आगे चलने के बाद में जो एरोन है पूछता है कि ये जो केव है काफ़ी ज़्यादा डीप है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है जो वोल्ट का ओनर है वो अंदर नहीं है? तो जो एरियल है वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो इसका ओनर है हेलवाइंडर वो पहले ही मारा जा चुका है, क्योंकि मैंने जो डेनियल है उसके साथ मिलकर के उसे मार डाला था। तो ये बात सरप्राइजिंग थी एरोन के लिए कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन को मारना यानी 8 सर्किल मैच को मारने के बराबर है। तो आखिर तुमने मारा तो मारा कैसे? तो वो एरियल बताती है कि एक्चुअली उस दिन भी आज ही की तरह फुल मून नाइट थी, और हमें पता है फुल मून नाइट को इनकी जो पावर्स होती है अपनी पीक के ऊपर होती है, और इन लोगों ने अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए उस एडमिनिस्ट्रेटर को मार डाला। तभी वो अपनी लोकेशन पहुंचने के बाद में जो एरियल है वो बोलती है हम लोग पहुंच गए, और एरियल बताती है यही उस वोल्ट का डोर है। और हम देखते हैं कि वो डोर नहीं होता, बहुत बड़ी दीवार होती है, और इतनी बड़ी दीवार ही उस वोल्ट का डोर होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात होती है। और एरोन चेक करता है तो उसे पता चलता है ये वोल्ट की जो दीवार या फिर जो गेट है वो मटेरियल से बना होता है। तो एरोन पूछता है कि हम इसके अंदर एंटर वो कैसे करने वाले हैं? तो यहाँ पे एरियल है वो बताती है और कैसे इसे तोड़ करके हमें अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो एरोन वो बोलता है कि मैं आते हुए यहाँ पे सोच रहा था कि आखिर इतने लंबे समय तक किसी ने भी हिम्मत क्यों नहीं की इस एरिया को लूटने की। अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मिथिल का गेट बना हुआ है जिसे कि तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है वो होने वाला है। वैसे इसे वोल्ट कहना गलत ही होगा, अगर इसे फोर्ट्रेस या किला कह दिया जाए तो भी सही है, क्योंकि इतना मिथिल तो कहीं और यूज है वो हुआ ही नहीं होगा। और एरियल मन के तो सोचती है कि एरोन भी पैनिक कर रहा होगा, क्योंकि ये मिथिल की वॉल बनी हुई है जो कि बड़ी ज़्यादा मेहनत का काम है इसे तोड़ने में। लेकिन एरोन अपनी सोच के अंदर खोया होता है, और वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल हंसता है, क्योंकि ये जो वोल्ट तिजोरी है वो भी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है एरोन ने कभी भी सोचा नहीं था, क्योंकि जो 1 ग्राम मिथिल है वो 1000 गोल्ड के बराबर बिकती है। तो लगभग ये सारा मिथिल लगभग 50 लाख गोल्ड का होना चाहिए, यानी 10 टन माल तो होगा ही होगा। तो एरोन यहाँ पे कैलकुलेट करने लगता है कि यहाँ पे कुल वैल्यू मिलाकर के 50 करोड़ गोल्ड होगी, यानी कि 5 करोड़ गोल्ड कॉइन, वो भी सिस्टम के, यानी वो तो माला माल होने वाला है, जबकि उसने अभी तक वोल्ट के अंदर एंटर ही नहीं किया। और वो सिस्टम के अंदर अभी जो प्राइस है वो चेक कर रहा होता है, जो जीरो सिस्टम है उसके अंदर 100 कॉइन पर केजी चल रहा होता है। फर्स्ट सिस्टम के ऊपर 90 कॉइन पर केजी, सेकंड सिस्टम के ऊपर 70 कॉइन पर केजी, और थर्ड सिस्टम के ऊपर 40 कॉइन पर केजी मिथेरियल का प्राइस वो चल रहा होता है। तो एरोन सोचता है कि वो कुछ मिथेरियल की क्वांटिटी अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर रिलीज वो कर देगा। अगर उसे किसी प्रकार की इमरजेंसी होगी कि उसे फंड चाहिए, तो वो सेकंड सिस्टम के ऊपर भी इसे अपलोड है वो कर करके सेल वो कर सकता है। तभी जो एरोन है वो एरियल के पास आते हुए बोलता है कि एरियल, हमने ना इस वोल्ट को 50-50 जो लूट है उसे बांटने की बात वो की थी, तो क्या वो अभी भी वैलिड है क्या? तो एरियल वो बोलती है बिल्कुल। तो एरोन एक और बात पूछता है, तो क्या वो चीज़ इस वोल्ट के ऊपर भी लागू होगी? तो एरियल वो बोलती है कि जब इतने सारे मिथेरियल को ला करके इस चीज़ को बनाया जा रहा था, तो जो
डेनियल है वो बताती थी इस इतने सारे मेथल का यूज़ करके जितने भी हमारे एल्फ वॉरियर हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मर वो बन सकता है। लेकिन अभी हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है क्योंकि हमने बहुत कोशिश की इसको तोड़ करके आर्मर बनाने की, लेकिन एक छोटा-सा स्केच भी नहीं डाल पाए। तो एरोन है वो बोलता है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो ये बताओ क्या ये ट्रेड के अंदर यानी 50-50 के अंदर शामिल होगा? तो एरियल वो बोलती है कि नहीं, तुम इसे रख सकते हो। अब ये बात सुन कर के एरोन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो इसकी 3D स्कैन है वो करने लग जाता है और वो अमंग अस को बोलता है कि बताओ कि इसके अंदर से रास्ता बनाने में कितना समय लगेगा? तो वो यहाँ पे बताता है कि हाइड ड्रिलिंग यूज़ करते हुए लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए एंटर करने के लिए रास्ता है वो ओपन हो जाएगा, जिनकी कॉस्ट 8000 कॉइन है वो होगी। तो एरोन तुरंत उसका आदेश है वो दे देता है कि इस चीज़ को प्रोसेस करना शुरू कर दो। और यहाँ पे एरोन एरियल को बोलता है कि लगभग हमें 2 घंटे वो लगने वाले हैं, तो हमें बैठ कर के इंतज़ार वो करना चाहिए। तो यहाँ पे एरियल हैरान होते हुए बोलती है, क्या सिर्फ 2 घंटे के अंदर तुम यहाँ पे रास्ता है वो बना लोगे? और हम देखते हैं एरोन सिस्टम से वहाँ पे अपने बैठने के लिए कुछ जुगाड़ वो करने लगता है और बोलता है कि जब तक गेट ओपन हो रहा है हम कुछ चीज़ों के ऊपर बातें वो कर सकते हैं। तो एरियल बोलती है कि आखिर तुम किस चीज़ के ऊपर बातें वो करना चाहते हो? तो एरोन वो बोलता है तुम्हें पता है ना जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ड्रैगन है दूसरे रिक्लेम के, और उसके फेस से ही पता चल रहा है कि इस बारे में पहले से ही एरियल को पता था। और एरन बोलता है कि चलो हर चीज़ को क्लियर है वो कर लेते हैं कि आखिर तुम्हें क्या क्या पता है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें जो द प्रॉक्सी डोर होती है उसके बारे में फिर से बताया जाता है। ये कैपेबल होती है कि जो माना ओथ और एशियन जो ओथ होती है उन सभी को नलीफाई करने के लिए। और एरोन इस चीज़ का यूज़ करते हुए एरियल के ऊपर लगी हुई जो ओथ होती है उसे रिमूव कर करके उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश वो करना चाहता है। लेकिन ये अप्लाई करने के बाद में भी जो एरियल है वो कुछ भी नहीं बताती, वो चुप ही वो रहती है। तो जो एरोन है वो बोलता है कि मैं काफ़ी बार इस बारे में सोचता हूँ कि जो ओथ का प्राइस है वो तुम्हारी लाइफ ना हो करके कोई और चीज़ हो सकती है जो तुम्हें और भी ज़्यादा कीमती हो। जैसे कि काइल, मून विलेज या ग्रेट वॉरियर या फिर तुम्हारा जो एंटायर क्लैन या फिर तुम्हारा जो एंटायर जो ग्रेट फॉरेस्ट। तो हम देखते हैं कि ये सुन करके जो एरियल है वो सरप्राइज हो जाती है और वो कुछ बोलने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें कैसे पता। उससे पहले ही जो एरोन है उसका मुंह बंद है वो कर देता है कि अगर ये सच है तो तुम्हें इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांत है वो रहो। तो उन लोगों ने जीरो डायमेंशन के ऊपर तुम्हारी लॉयल्टी जीतने के लिए तुमसे ओथ है वो दिलाई और तुम्हें हमेशा के लिए इंटरनल के लिए सील कर कर के रख दिया वो भी प्रिजन के अंदर। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, तुम ऐसा कुछ जानती हो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जो मैं अभी तक भी नहीं जानता। तुम्हें अभी इस बारे में आंसर देने की जरूरत नहीं है। और ये बात सारी सुन करके जो एरियल है वो शौक होती है और मन के अंदर सोचती है कि मैं लगभग 300 साल की हूँ और ये बंदा बड़ी मुश्किल से 18 साल का है, फिर भी ये इतनी अच्छे से इन सभी चीज़ों को गेस कैसे कर पाता है। तभी पीछे की ओर से किसी धड़ाम की आवाज़ वो आती है। तो एरोन जब उसे देखता है तो बोलता है जो दरवाजा है वो ओपन हो चुका है, चलो हम लोग एंटर वो करते हैं। और एरोन वहाँ पे गेट के ऊपर जितनी भी मिथेरियल होती है उसे खाने के लिए देता है कि तुम सारी चीज़ें खा सकती हो, फ्लोर को भी, छत को भी, दरवाजों को भी, जिस चीज़ को भी तुम चाहो। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मास्टर कहीं मैं हेवन के अंदर तो नहीं आ गई। और एरोन सोचता है कि चलो कम से कम 30 लाख जो गोल्ड है वो तो सिक्योर है वो हुआ। और वो जैसे ही वोल्ट के अंदर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि इसे तिजोरी वो बोलना सही रहेगा क्योंकि ये तो एक एंटायर बिल्डिंग से भी बड़ी है, क्योंकि वहाँ की जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और एरोन सोचता है एक लंबे कॉरिडोर के बाद में एक मैसिव चेम्बर, आखिरकार इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है। और एरोन बोलता है एरियल तुम्हें यहाँ पे थोड़ी गर्मी वो नहीं लग रही क्या? तो एरियल बोलती है कि हाँ। तभी सामने की ओर से उन्हें पता चल जाता है गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि उनके सामने एक फायर स्पीड होती है जो कि हाई ग्रेड की होती है। ये देख कर के एरोन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, वो सोचता है कि पहले उसे रूम को स्काउट करना होगा। और वो जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एक हेक्सा रूम है जिसके अंदर 6 कोने होते हैं। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद में एरोन बोलता है एरियल इसके अंदर सिर्फ फायर स्पीड ही नहीं है, इसके अंदर पूरी 6 स्पीड हैं और वो सभी ग्रुप के अंदर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही हैं, तो तैयार हो जाओ। तो वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन तभी एरोन देखता है कि वो यहाँ पे अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पे एंटी मैजिक जोन कास्ट वो किया गया होता है। तो वो समझ जाता है कि उसे बिना मैजिक के ही फाइट वो करनी होगी। तो वो अपनी रिंग के अंदर से जो एलुना है साथ में अपनी जो दूसरी स्पिरिट है उन्हें निकाल लेता है फाइट करने के लिए, क्योंकि स्पिरिट के साथ स्पिरिट काफ़ी अच्छे से फाइट वो कर पाती है। और वो बताता है कि जो हाई रैंक स्पिरिट होती है वो अवेकनल लेवल के आसपास ही होती है, तो ये कुछ ज़्यादा टफ है वो नहीं होगा फाइट करने में। और यहाँ पे जो एरियल है शायद वो भी आराम से
एक स्पीड को तो हैंडल वो कर पाएगी, लेकिन एरियल थोड़ी-सी यहाँ पे स्ट्रगल वो कर रही होती है। ये देखकर वो सरप्राइज़ जब हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं तभी एरोन जो नया आर्टिफैक्ट होता है थंडर ड्रैगन एम्परर होर्न उसे चेंज कर लेता है एक स्वॉर्ड के अंदर। और एरोन सोचता है एक लंबा समय हो गया जब से कि मैंने स्वॉर्ड का यूज़ वो किया है। इस स्वॉर्ड को देख कर के जो भी स्पीड होती है वो डर रही होती है, पानी-पानी हो रही होती है। और एरोन यहाँ पे सोल सेटरिंग लाइटिंग स्वॉर्ड स्किल का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करता है, जिसके कारण वो बड़े इजीली इन स्पीड से निपट पा रहा होता है। और जो स्पीड होती है उनके साथ दूसरी स्पीड बड़ी लड़ रही होती है जो एरोन की होती है, और सभी काफ़ी अच्छे से इन्हें हैंडल वो कर रही होती है। और एरोन बोलता है बस इनको पकड़ के रखो, मैं इन्हें एलिमिनेट वो करता हूँ। और उन सभी को एलिमिनेट करने के बाद में उसे वहाँ पे सुप्रीम फायर क्रिस्टल वो मिलता है। और ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। इसके अंदर काफ़ी इनहेंस मात्रा के अंदर फ्लेम एनर्जी होती है। इसकी कीमत लगभग 1,40,000 कोइन वो होगी। इसी प्रकार से उसे वाटर क्रिस्टल, विंड क्रिस्टल और 6 के 6 क्रिस्टल वो मिल जाते हैं। और एरन सोचता है वाक़ई में ये जो वोल्ट है काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर से भरा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं इस फाइट के अंदर थोड़ी-सी चोट एरियल को लग जाती है, तो वो अपने आप पे थोड़ा डिसअपॉइंट हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो एरन होता है एक गोल्डन रिकवरी पोशन निकाल कर ही देता है और बोलता है कि यहाँ पे हम अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंटी मैजिक ज़ोन है, तो तुम इससे हील वो हो जाओगी। अब पहला रूम क्लियर करने के बाद में दूसरे रूम का रास्ता है वो ओपन हो जाता है, तो वो दूसरे रूम के अंदर जाते हैं। और जैसे वो सेकंड चैम्बर के अंदर जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे ड्रम पड़े होते हैं। तो इन जार को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे उन्हें करना क्या है। तभी वो पूरा का पूरा रूम शेक वो करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो एरियल बोलती है क्या ये ग्रेविटी मैजिक है क्या? तो एरन बोलता है कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है। लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। मतलब वो जिस स्पीड में नॉर्मली वर्क करते थे उससे ये काफ़ी मात्रा के अंदर स्लो है। यहाँ पे काफ़ी पावरफुल डीबफ यूज़ किया गया है स्लो पावर का। और एरन को समझते देर नहीं लगती कि जिस प्रकार से पहले रूम के अंदर मेजेस को रोका गया था उसी प्रकार से सेकंड रूम के अंदर अपनी फिजिकल फोर्स का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। और हम देखते हैं सामने की जो भी जार है वो टूट जाते हैं। और जार के अंदर से जो चीज़ निकलती है उन्हें देख कर के एक पल के लिए एरन शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर से गोलम टाइप जो भूत है वो बाहर की ओर निकलते हैं। और ये जो भूत होते हैं ये स्लो मैजिक से इम्यून होते हैं। तो एरियल वो बोलती है लगता है हमारी वाट लगने वाली है। तो एरन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इसे मैं हैंडल वो कर लूँगा। और हम देखते हैं रिंग के अंदर से एरन यूनाटाज को बाहर बुला लेता है ताकि वो इन सभी भूत को हैंडल वो कर पाए। और यूनाटाज वो बोलता है लगता है ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट है वो होने वाला है, काफ़ी अच्छा गिफ्ट है ये मेरे लिए। और वो कुछ ही पलों के अंदर उन सभी जो भूत हैं उन्हें डाइवोरो कर लेता है। तो एरोन उसे वापस रिंग के अंदर बुलाते हुए पूछता है कि यहाँ पे कितनी सोल पावर थी। तो बताता है यहाँ पे 2 लाख सोल पावर थी। ये सुनने के बाद में एरोन बोलता है जो हेल वाइंडर है वो सिर्फ 2 लाख सोल पावर को ही यहाँ पे गैदर वो कर पाया क्या? वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पीछे खड़ी जो एरियल है वो सोचती है कि आखिर इस बच्चे के अंदर क्या मिस्टीरियस है। और वो फ्लैशबैक की जो मेमोरी है वो याद करती है किस प्रकार से उसके एरिया की डोमेन के जो पब्लिक्स है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि एरोन के लॉर्ड बनने के बाद में उनकी टेरिटरी के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है वो होने लगी है। और इस प्रकार से जो मिस्टीरियस जो प्लेग फैला था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है लॉर्ड के कारण। और इस बार की जो हार्वेस्ट हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और इसी प्रकार से सभी लोग टेरिटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और एरियल ये सोचती है कि ये कंटिन्यूसली इस ये बहुत सारे जो मेरिकल है वो करता रहता है। और ये इसलिए करता है क्योंकि इसके पास डायमेंशनल ट्रेडिंग है। लेकिन यार ये इतनी छोटी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ अभी भी मेरे को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। और मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं एरॉन को पूरी तरह जानती हूँ और अगले ही पल मुझे लगता है कि मैं एरॉन को बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी एरॉन पूछता है, "अर्का क्या गलत है? तुम मुझे ऐसे घूर वो क्यों रही हो?" तो एरियल लीड लेते हुए बोलती है, "चलो ये रूम क्लियर कर लिया है तो हमें अगले रूम में चलना चाहिए।" तो एरॉन बोलता है, "लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है वो आ गया है, जो तुम यहाँ पे लीड है वो ले रही हो।" तो एरियल थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, "मुझे यहाँ पे किसी बंदे के ऊपर विश्वास है जो कि सब कुछ हैंडल वो कर लेगा।" इसी प्रकार से रूम 3 के अंदर गारगोलम्स आते हैं, जिसे भी जो एरॉन है बड़े इजीली हैंडल वो कर लेता है। और एरॉन बताता है ये कोई नॉर्मल गारगोलम नहीं थे, इनके और बहुत ज़्यादा फिजिकल और मैजिकल अटैक सहने की पावर थी। लेकिन इनकी जो स्पीड है वही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। और इस बार तो इन्हें जो एरियल है उसने भी काफ़ी आसानी से हैंडल वो कर लिया, क्योंकि एरोन ने उसे ऑटो क्रॉसबो कंपाउंड मॉडल है वो दिया था। और एयर पूछती है कि आखिर ये किस प्रकार का वेपन है, ये रैपिड फायर करता है, ऑटो रीलोड होता है, इससे है ना एक्सप्लोजन भी होते हैं, इलेक्ट्रिक जो बोल्ट है वो भी रिलीज वो करता है।
तो एरोनव बोलता है कि मैं तो सोच रहा था तुम्हें एक स्नाइपर दूँ, एसएमजी निकाल के दूँ, लेकिन एल्फ को वो चीज़ सूट वो नहीं करती, तुम्हें काफ़ी अच्छे से सूट वो करती है। और एरोन जब लूट को चेक करता है तो बोलता है कि यहाँ पे तो जो पहले वाले रूम है उनके मुकाबले कुछ भी लूट है वो नहीं है। तभी एरियल पीछे पूछती है कि तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, जो मेन गेट था उसके ऊपर जो मिथिल थी उससे तुमने कितना प्रॉफिट है वो हासिल किया है। ये सुनते ही जो एरोन है वो ऐसा लगता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि एरोन यहाँ पे उसके अंदर कोई भी हिस्सा है वो नहीं देना चाहता था। तो एरियल बोलती है कि मैं तुमसे उसमें से कोई भी हिस्सा है वो नहीं लूँगी, बस तुम मुझे बता दो। तो एरियल वो बोलता है लगभग मुझे 8,20,000 गोल्ड का प्रॉफिट हुआ। ये सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश जाती है, क्या 8,20,000 का गोल्ड? ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमने वोल्ट को जितना रेड मारा है उसके मुकाबले तुमने तो गेट से ही कमा लिया। ये सुनने के बाद में एरोन मन के अंदर सोचता है, लगता है ये स्टीन गार्ड के अंदर काफ़ी लंबे समय से रहने के कारण बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गई करेंसी के मामले में। मतलब एक तरह से इसे पता चल गया है कि असली करेंसी की वैल्यू कितनी होती है। तो एरियल के इस प्रकार से चमकती आंखों से देखने के कारण एरोन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसमें से भी 4,10,000 है गोल्ड है वो दे दूंगा। ये सुनकर के एरियल खुश हो जाती है, बोलती है क्या रियली? वैसे तुम्हें ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते हैं वो फाइनली जो चौथे रूम है उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक राउंड टेबल होती है जिसके ऊपर किसी प्रकार के जो पत्थर या क्रिस्टल है वो रखे होते हैं। और एरोन देखता है वहाँ पे 9 सीट होती है और 9 स्विच होती है। हर एक जो स्विच है उसका कलर डिफरेंट है वो होता है। तो जाकर के एक जो स्विच है उसे दबा देता है। तो यहाँ पे एरियल पैनिक हो रही होती है कि तुम ऐसे ही किसी भी चीज़ को प्रेस है वो मत कर दो, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम सामने आ जाए। तो एरोन वो बोलता है वैसे भी अगर हम यहाँ पे खड़े रहे तो हमें कोई भी क्लू है वो नहीं मिलेगा। तो वो इसी प्रकार से जो बाकी के बटन होता है उन्हें भी प्रेस है वो करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो एरियल एकदम भूत है वो बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो एरोन उसकी बात सुन भी नहीं रहा होता है और रेगलेस कोई भी बटन दबा रहा होता है, जैसे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितनी बड़ी समस्या है वो क्यों ना आ जाए। तभी वो एक ग्रीन जो बॉक्स होता है या बटन होता है उसे दबाता है, तो उसके अंदर उसे 2 इयररिंग है वो दिखाई देती है, जो कि एक प्रकार का आर्टिफैक्ट है वो होते हैं। और वो सोचता है कि बाकी के जो बॉक्स थे वो खाली थे, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। तभी जो एरोन है वो सोचता है रुको एक सेकेंड, आखिरकार इस प्रकार के जो रूम है वियर्ड जो रूम है वो क्रिएट वो क्यों किए गए? तो एरियल वो बोलती है क्या तुम्हें अचानक से कुछ याद आया क्या, तुम्हें कुछ पता चला क्या? तो जो एरोन है वो बोलता है जो हेलवाइंडर है उसने इस प्रकार के रफ और खतरनाक जो रूम है इसलिए बनाए थे ताकि जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यहाँ पे आ सकें। और मेरा जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर है कहने का तात्पर्य यहाँ पे तुम एक बार सोचो कि यहाँ पे 9 कलर वो दिखाए गए हैं, तो 9 कलर किसे रिप्रेजेंट वो करते हैं? तभी यहाँ पे दिमाग में जोर डालते हुए जो एरियल वो बोलती है 9 कलर तो यहाँ पे ड्रैगन्स को रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो एरोन वो बोलता है कि एग्जैक्टली ये सारी व्यवस्थाएं, ये 9 टाइप की चीज़ें, ये सभी ड्रैगन्स के लिए प्रिपेयर की गई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ड्रैगन है वो 9 टाइप के होते हैं और इस कॉन्टिनेंट के पार है वो रहते हैं। और जो हेल बाइंडर है उसने इस प्रकार की एक डील बनाई है ड्रैगन के साथ। अब हमें रीजन नहीं पता कि उसने किस प्रकार की डील बनाई है और डील क्यों बनाई है, लेकिन उसने ये जो सीक्रेट रूम बनाया है ये चीज़ें क्लियर कर देता है। जो पहला रूम है उसके अंदर हम लोग किसी भी मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते, और जो दूसरा रूम है उसके अंदर हम अपनी जो फिजिकल बॉडी का यूज़ नहीं कर सकते, और जो तीसरा रूम है उसके अंदर हमें जो किसी स्पिरिट मास्टर की आवश्यकता होगी। मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि हर एक फील्ड के अंदर परफेक्ट हो, स्पिरिट टेमर भी हो। तो एरियल वो बोलती है कि अगर तीनों प्रकार की चीज़ें आती हो इसका मतलब तो ये हो गया वो पक्का ड्रैगन होंगे। तो एरियल बोलता है एग्जैक्टली जो 9 कलर है वो ड्रैगन को ही रिप्रेजेंट वो करते हैं, और ये जगह हेल वाइंडर ने क्रिएट की थी जो ड्रैगन से यहाँ पे आने के लिए, ताकि वो यहाँ पे टेस्ट दे करके इस जगह पे छिपे हुए राज को पता लगा सकें। तो जो एरियल वो बोलती है लेकिन आखिर उसने इतनी मेहनत की है तो आखिर कौन से सीक्रेट यहाँ पे छुपा रखा है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता है वो नहीं चला। और इधर हम देखते हैं जो एरोन है उन ईयरिंग को पहन लेता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी इस बारे में पता है वो चलने वाला है, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट किसी प्रकार का वीडियो प्ले है वो करने वाले होते हैं। और जैसे ही एरोन उसे पहनता है तो उसके सामने जो हेल वाइंडर का वीडियो होता है वो प्ले होने लग जाता है, और हेल वाइंडर का जो वीडियो बोलता है ग्रीटिंग, मेरा नाम हेल वाइंडर है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपने मेरे टेस्ट को पार वो कर लिया है और आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो यहाँ पे एरियल से पूछता है एरियल क्या तुम्हें ये जो होलोग्राम है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन एरियल को वो दिखाई नहीं देता।
तो एरन बताता है यहाँ पे जो हेलवाइंडर है एक वीडियो पीछे की ओर छोड़ा है और हेलवाइंडर आगे बोलता है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साइड के अंदर हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आज के, वो अपने बिल्कुल भी सही माइंड के अंदर नहीं है। तो हम लोगों को जॉइंट फोर्स होकर के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें बाहर की ओर धकेलना होगा और उन्हें उन्हें हराना होगा। ये बात सुनने के बाद में जो एरोन है वो एरियल को बताता है, लगता है कि ये जीरो सिस्टम के जो ड्रैगन है उनके साथ अलाइव फोरम वो करना चाहते थे, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटर को हरा सकें। तो एरियल शौक होती हुई बोलती है, कहीं हम लोगों ने किसी गलत एडमिनिस्ट्रेटर को तो नहीं मार दिया? हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था और हमने गलती से इसे ही मार दिया हो। तो जो एरोन है वो बोलता है कि रुको एक सेकंड, मुझे पूरा वीडियो है वो देखने दो। और हेलवाइंडर वो आगे बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ड्रैगन का खात्मा वो चाहते हैं। उन्होंने गोड्स के साथ हाथ मिला लिया है और वो ह्यूमन का एरा यहाँ पे लाना चाहते हैं। क्या तुम इस नॉनसेंस के ऊपर बिलीव कर सकते हो? जो ड्रैगन है वो हमेशा से ही ग्रेट, मिस्टी और ब्यूटीफुल रहे हैं। कोई भी उनकी मुकाबला है वो नहीं कर सकता, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। और जो एल्फ हैं वो भद्दे और मोटे होते हैं, जो ड्वार्फ है वो अगली होते हैं, और जो ऑर्क होते हैं वो हमेशा विलन होते हैं। लेकिन जो ड्रैगन है वो हमेशा ही ड्रैगन है वो रहते हैं। तो एरन बोलता है, एरियल तुमने इसे मार करके ठीक ही किया, ये तो ड्रैगन का हार्डकोर फैन है वो मुझे लगता है, इसलिए उनकी इतनी बढ़ाइयाँ कर रहा है। इसी के साथ इसके आए हुए लेटेस्ट चैप्टर मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन वो कर दिए हैं। अब इसके नए चैप्टर आएंगे तो मिलेंगे 1-2 महीने बाद में। तो इसे लाइक कर दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दिल की बात कमेंट में लिख दो। तो दिल की बात ये नहीं होती नेक्स्ट एपिसोड, ये होती है कि कुछ डिस्कशन करो स्टोरी के ऊपर, कुछ डाउट हो तो वो लिखो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग पार्ट लगे तो वो लिखो यार। ये चीज़ें होती है कमेंट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो बस इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।